नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है। आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुवाहाटी में पुलिस ने रोका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तोड़े बैरिकेडिंग तोड़कर बढ़े आगे। तो राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज। असम में बड़ी अपडेट निकल के आई है। बवाल चरम पर, राहुल गांधी और हेमंता विश्व शर्मा आमने सामने। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, ईवीएम को लेकर के जोरदार तरीके से विरोध। राहुल गांधी ने कहा ये कोई राम लला की मीडिया ने पूछा ये राम लला का जो है वो एक तरीके से पूरे देश में छाया है जादू। उन्होंने कहा राम लला का नहीं, ईवीएम का है जादू। बताएंगे आखिर कैसे जो है वो बताए हैं कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है बीजेपी का कला ईवीएम के सहारे। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, मोदी ने कहा था उपवास रखा। अब कांग्रेस पार्टी के केरला के नेता ने चौंकाने वाला खुलासा किया। कहा मोदी ने नहीं किया कोई उपवास। ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बताएंगे। वीरप्पा मोइली ने कहा है। वहीं अगली खबर निकल के आई है जहां आखिर कैसे मोदी के समर्थकों को लगातार एक के बाद एक लग रहे झटके। हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी ने वाईएसआर की पार्टी को छोड़ दिया है, वो भी बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को तत्काल जो है वो खारिज करेगी। शिंदे गुट को ये बहुत बड़ी नोटिस भेज दिया है। अब बड़ी कार्रवाई, बताएंगे इसके बारे में क्या कुछ ऐलान किया है। वहीं इंडिया गठबंधन की मजबूती में एक और कदम बढ़ गया है। बिहार में नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है, वो भी हम आपको बताएंगे। ईवीएम को लेकर देश भर में विरोध, सब कुछ खबरें जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि 2024 में मोदी केवल और केवल बीजेपी ईवीएम के दम पर कूद रही और ईवीएम को हटाया जाना चाहिए, आप भी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल सबसे पहली और बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, कल असम में हाई वोल्टेज ड्रामा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी में रोक दिया गया है, पुलिस ने रोक दिया और कहा अब आगे नहीं जाने देंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़े तो हेमंता विश्व शर्मा ने राहुल गांधी पर एफआईआर के आदेश दे दिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। मणिपुर से शुरू हुई यात्रा असम से होकर गुजर रही थी। असम में लगातार यात्रा में बाधाएं आ रही हैं और पिछले दिनों 2 बार यात्रा पर हमले हुए और इस बीच गुवाहाटी में पुलिस ने मुख्य सड़क पर जाने से यात्रा रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस आमने सामने आ गए। कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हो गई। कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिए। इसका वीडियो भी सामने आया। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स हैंडल से इसे शेयर किया। उन्होंने कहा कि अहंकार ध्वस्त हुआ। असम के मुख्यमंत्री और दिल्ली में बैठे उनके मालिक का अहंकार कांग्रेस के बब्बर शेरों ने ध्वस्त कर दिया। अब इसके बाद आपको बता दें, सीधे तौर पर असम के मुख्यमंत्री ने वहां के कमिश्नर से बातचीत करके राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। राहुल गांधी ने जब इस पूरे मामले में उन्हें पता चला कि उन पर एफआईआर हो रही है और हेमंता विश्व शर्मा के इशारे पर और अमित शाह के इशारे पर, तो उन्होंने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता देख रही है किस तरीके से जो है वो मंदिर जाने से रोका गया, हमें न्याय यात्रा निकालने से रोका जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और डरी हुई है। बीजेपी जो है वो हमारी इस यात्रा को कतई रोक नहीं सकती है। वो कितना भी कर लेंगे, हमें रोक नहीं पाएंगे और हमारी यात्रा सफल होगी। जनता जनार्दन का समर्थन मिल रहा। इस बीच मीडिया ने पूछा है कि देश में राम लहर चल रही है और राम से राष्ट्र तक बढ़ने का मोदी ने फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा कि कोई राम लहर नहीं है। वहां एक बीजेपी कार्यक्रम था, वो एक पूरे देश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही जो है वो झंडे लगाए हैं, लाल झंडे लगाए हैं, भगवा झंडे लगाए हैं और उस तरीके के झंडे लगाकर केवल भाजपा का यह कार्यक्रम है और ईवीएम का केवल जोर है और बाकी कोई नहीं है शोर। ये चीजें उन्होंने कहा है कि केवल ईवीएम का शोर है, कोई जोर नहीं है बीजेपी का। राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया। और अगर आप भी राहुल गांधी के बात का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, मोदी ने नहीं रखा कोई व्रत, कोई उपवास नहीं थे। राम मंदिर के अनुष्ठान पर भड़के कांग्रेस नेता ने खोली पोल। केरला के एक नेता हैं। दरअसल आपको बता दें, राम की प्रतिष्ठा के दौरान, राम प्रतिष्ठा के बीच ये खबर निकल के आई कि मोदी ने 11 दिन उपवास रखा। उन्होंने सिर्फ नारियल पानी का ही सेवन किया। पीएम मोदी के इस अनुष्ठान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने बड़ा चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा है, वीरप्पा मोइली ने कहा कि वो तो केरला गए हैं, वो तमिलनाडु गए थे, तो हमने सब कुछ देखा। हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो बाकायदा भरपूर खाए हुए हैं। वीरप्पा मोइली ने कहा है कि अब इस पर मुझे संदेह है। पीएम मोदी उपवास किए हैं, उनने बिना व्रत किए गर्भगृह में प्रवेश किया तो वो स्थान अपवित्र हो जाता है, उस स्थान से शक्ति उत्पन्न नहीं हो पाती है। इस तरीके से जो है मोदी के उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करने पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आखिर गुजरात में जब पुलिसकर्मियों पिटाई हुई थी उस पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, दरअसल पुलिसकर्मियों ने मुसलमानों की पिटाई की थी, इस पर पुलिस वालों को खूब लताड़ा।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस को जमकर लताड़ लगाई है। दरअसल अदालत में खेड़ा पुलिस में मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 5 लोगों की सार्वजनिक तौर पर पिटाई किए जाने से वंचित एक अहम मामले पर सुनवाई हुई। मुस्लिम युवकों की पिटाई की घटना साल 2022 की है। सुनवाई के दौरान नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल उन्हें लोगों को पोल से बांधकर पीटने की अथॉरिटी कहां से मिल गई, कौन उसे दे दिया। दरअसल ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इस बीच अदालत में जस्टिस BR गवई और संदीप मेहता की बेंच इस मामले में 4 पुलिसकर्मियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी और 4 पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर AP परमार, सब इंस्पेक्टर DB कुमावत, हेड कांस्टेबल AK डाबी और कांस्टेबल RB डाबी ने 19 अक्टूबर 2023 को गुजरात हाई कोर्ट द्वारा इस समय इस मामले में दिए गए फैसले को चुनौती दी। तो तत्काल जो है वो ये चीज़ें निकल के आई हैं और उन पर जो है वो तगड़ा झटका दिया। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। हेमंता विश्व शर्मा को ED ने फिर जारी किया समन, 31 जनवरी को होना होगा पेश। जी हाँ, ED ने झारखंड के CM हेमंत सोरेन को एक बार फिर समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। यह समन जमीन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए जारी किया गया है। समन के अनुसार हेमंत सोरेन को 27 जनवरी से 31 जनवरी तक ED के सामने पेश होना होगा। आपको बता दें ED द्वारा हेमंता सोरेन को जारी किया गया ये 9वां समन है। इससे पहले ED ने शनिवार को हेमंता विश्व शर्मा सोरेन के आवास पर उन्होंने करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। 8वें समन में ED ने 16 जनवरी से 20 जनवरी तक पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था। इस पर हेमंत सोरेन ने 20 जनवरी को ED को उनके आवास पर पूछताछ के लिए आने को कहा था। तो ये चीज़ें जो हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। चुनाव से पहले मुश्किलों में जगन मोहन रेड्डी, तीसरे सांसद ने छोड़ दी पार्टी। जी हाँ, बीजेपी के खासम खास और करीबी माने जाते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में पूर्वांध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और उनकी पार्टी के एक और सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। लाबू श्री कृष्णा देवरियालू ने मंगलवार को सांसदी के साथ साथ पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता भी छोड़ दी। 40 वर्षीय देवरालू पलनाडु जिले के नरसोरा अपोटा संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। उन्होंने सुबह ही मुख्यमंत्री YSRPCC के मुखिया जगनमोहन रेड्डी को अपना इस्तीफा भेजा। फैसले के पीछे उन्होंने पार्टी के दबाव को वजह बताया है। हालिया समय में YSR कांग्रेस के तीसरे सांसद ने पार्टी छोड़ दी है। तो सीधे तौर पर लगातार जो है वो बीजेपी के करीबी माने जाने वाले YSR की पार्टी जो है टूट रही है। एक और अपडेट, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे को तगड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। शिवसेना विवाद में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती देने वाली शिवसेना UBT नेता सुनील प्रभु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में विचार करने के लिए सहमत हो गया है और उसने CM एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया है और मामले में CM एकनाथ शिंदे और उनके खेमों के 38 अन्य विधायकों से जवाब मांगा है। स्पीकर के फैसले में कहा गया है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली गुठी असली शिवसेना है। अगली एक और अपडेट, बिहार में मुखिया पूर्णिया में नीतीश कुमार ने ऐलान किया 30 जनवरी को राहुल गांधी की विशाल सभा में होंगे शामिल। जी हाँ, पूर्णिया में आपको बता दें, पूर्णिया में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर बिहार जब राहुल गांधी पहुंचेंगे तो यहाँ पर तमाम जो है वो इंडिया गठबंधन के घटक के लोग शामिल होंगे और इसमें जो है वो नीतीश कुमार भी शामिल होंगे, तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे और यही कारण है कि यहाँ पर जो है वो अभी से ही विपक्ष जो है वो इस महाजमावड़े को फील करने लगा है और बिहार में एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन जो है वो राहुल गांधी के इस समारोह में शामिल होने जा रहा है। तो अब आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट, जंग रोकने के लिए तैयार हो गया है इजराइल। हमास के सामने रखी शर्त 2 महीने, फिलहाल 2 महीने तक नहीं दागेंगे मिसाइल। 2 महीने बाद एक बार फिर इजराइल सीज फायर के प्रस्ताव को आगे बढ़ा गया है। इजराइल ने हमास के लड़ाकों को प्रस्ताव भेजा है और कहा है कि अगर हमारे सभी बंधक की रिहाई कर दी जाती है तो हम गाजा में 2 महीने तक सीज फायर के लिए तैयार हैं। यानी गाजा में 2 महीने तक मिसाइलें और बम बारूद के ब्लास्ट की गूंज थम सकती है। बता दें, इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 से युद्ध चल रहा है। इससे पहले हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुस करके हमले किए थे और इस घटना में करीब 1400 इजराइल नागरिक मारे गए थे जबकि 240 लोगों का अपहरण कर लिया गया था। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर हमला किया जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। अभी भी करीब 137 इजरायली नागरिक हमास के लड़ाकों के कब्जे में हैं। इन नागरिकों को छुड़वाने के लिए इजराइल में लोग लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे। हमने आपको बताया था कि कैसे पिछले कई दिनों से लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन हो रहा था और कैसे लगातार जो है वो जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट भी हो रहे थे और इन्हीं जोरदार प्रोटेस्ट और हंगामे के बीच आखिरकार सरकार को घुटनों पर आना पड़ा, नेतन्याहू सरकार को घुटनों पर आना पड़ा और उन्होंने
जो है वो आखिरकार अपने जो बंधकों के परिजनों की मांगों को माना है और कहा है कि हम हमास से बातचीत करेंगे। हालांकि हमास ने यहाँ पर क्लियर कट कह दिया है कि फिलहाल हमास ने भी कुछ दिन पहले उन्होंने क्लियर कट कहा था कि भैया आप सबसे पहले क्या करेंगे कि पूरी तरीके से यानी परमानेंट इस सीज फायर को करेंगे, यानी एक तरीके से हमेशा के लिए युद्ध को खत्म करेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। तो ये चीजें जो है उन्होंने कही हुई थी। अब ये देखने की बात होती है कि आखिर जो है वो इजराइल क्या हमास की बात को मानता है। लेकिन इजराइल ने जो प्रस्ताव दिया है ये कहा है कि भैया हम 2 महीने तक, यानी 2 महीने तक हम युद्ध नहीं करेंगे, और 2 महीने तक हम युद्ध नहीं करेंगे हम पूरी तरीके से, लेकिन आपको सभी बंधकों को, एक एक बंधकों को रिहा करना होगा जितने बंधक जिंदा हैं। इसको लेकर के ये प्रस्ताव उन्होंने हमास को भेजा है। अब हमास इस पर विचार करेगा, क्योंकि आपको बता दें हमास ने, हमने आपको पहले बताया कि परमानेंट सीज फायर की बात कह रहा है, लेकिन इजराइल ने भी ऐसा नहीं कहा। तो ये जो कुछ भी होता है वो हम आपको जो है वो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। अगली एक और अपडेट, अमेरिका और ब्रिटेन ने दूसरी बार यमन पर हमला किया है। हूती विद्रोहियों के 8 ठिकानों को निशाना बनाया है। 10 दिन पहले 150 मिसाइलें बमों से किया था अटैक। यहां अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने हाथ मिलाकर मंगलवार को एक बार फिर से यमन पर हमला कर दिया। बीबीसी की मुताबिक सैनिकों ने हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके पर यह हमला किया है। अमेरिकी एयरफोर्स के हवाले से बताया गया है कि हमले 8 ठिकानों पर किए गए हैं और इसमें जमीन के अंदर बनी हथियार रखने की निगरानी करने वाली जगह शामिल है। दरअसल हूती विद्रोही लगातार लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहे हैं और इसके खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों देशों का यह दूसरा ज्वाइंट ऑपरेशन है और इसके पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने 11 जनवरी को यमन पर हमला किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस दौरान 30 लोकेशंस पर 60 टारगेट्स को निशाना बनाया गया था और उसके बाद यह ताबड़तोड़ अटैक जो है वो किया गया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने 11 जनवरी को यमन पर हमला किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस दौरान 30 लोकेशंस पर 60 टारगेट बनाए गए थे। हमले के लिए 150 मिसाइलों और बमों का इस्तेमाल किया गया था। वहीं 11 जनवरी से अब तक अमेरिका 8 बार यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बना चुका है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यमन में किए गए हमलों में अमेरिका और ब्रिटेन की सेना के साथ ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड की सेनाएं भी थी। यमन में अटैक विमानों, जहाजों और एक पनडुब्बी के जरिए यमन की राजधानी सना और धमार शहरों के साथ साथ हुदैदा प्रांत में किया गया था। अगली एक और अपडेट निकल के आई, गाजा में अब तक 1000 मस्जिदें ध्वस्त। जी हां, दरअसल खबर निकल के आई है कि गाजा में इजराइल लगातार मस्जिदों को चुन कर निशाना बना रहा था। और यही कारण है कि इजराइल ने हमास के खात्मे की कसम खाई और अपनी इस कसम को पूरा करने के लिए लगातार गाजा में हवाई हमले किए। हॉस्पिटल, स्कूल, यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। इन हमलों में अब तक करीब 25,000 से ज़्यादा लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। इस बीच अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान मस्जिदों को पहुंचाया गया है। मस्जिदों को चुन कर टारगेट किया गया है और यहाँ पर जो है वो गाजा में अब तक 1000 मस्जिदें ध्वस्त हो गई हैं। 7 अक्टूबर से हमास इजराइल के हमले लगातार जारी है। इजराइल ने हमास के खात्मे की कसम खाई और अपनी इस कसम को पूरा करने के लिए वो लगातार गाजा में हवाई हमले कर रहा है और यही कारण है कि अब तक जो है रिपोर्ट निकल के आई, हमास ने पहले ही चेताया था। एक और अपडेट, गाजा पट्टी में एक और झटका, हमास ने 10 और जवानों को मौत के घाट उतार दिया। पिछले 48 घंटे में पिछले 7 दिनों में 208 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें इजरायली सेना ने बताया है कि कल दक्षिणी गाजा में हमास के साथ हुई लड़ाई में उनके 10 और सैनिक मारे गए हैं। हालांकि हमास ने इस रिपोर्ट को और बताया है, उन्होंने कहा है कि लगभग 27 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 टैंकों को निशाना बनाया गया है, 2 बख्तर बंद वाहनों को और पैदल सेना को निशाना बनाया गया है। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट निकल के आई है, हालांकि इजराइल उससे नंबर ऑफ कैजुअलिटी वो हमेशा से कम बताता आ रहा है, वो हमने आपको पहले भी बताया था और वही चीज़ें अब एक बार फिर से होती दिखाई दे रही है। तो अब आपको बता दें, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है कि जो कैजुअलिटियों की संख्या हो रही है वो कम है और यही कारण है कि इजराइल ने अब इस पूरे मामले में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो मृतकों की संख्या है वो 10 है, लेकिन हमास ने इसे 27 बताया है। और अब तक जो अगर देखा जाए पिछले 1 हफ्ते के अंदर 208 सैनिकों को मौत के घाट उतारे जाने की खबर निकल के 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर ये खुद इजराइल स्वीकार कर रहा है।